औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 ENG 201 की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो गई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है। ठीक है, 25 जनवरी से पहले पहले आप इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जी आप लोगों की 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और लेक्चर नंबर 24 से लेक्चर नंबर 29 तक यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जो एक्चुअली आप लोगों के क्वेश्चन है स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन तो वो इन लेक्चर में से नहीं है। हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो इस असाइनमेंट को लेकर कुछ बेसिक गाइडलाइंस है उनको देखते हैं। तो बिल्कुल पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी है MS वर्ड के अंदर बनानी है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट जिसमें होते हैं PDF होता है, ठीक है, PPT होती है, तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने MS वर्ड की फ़ाइल को सबमिट करवाना है। उसके अलावा जब आप लोग MS वर्ड में फ़ाइल को बना रहे होंगे अपनी असाइनमेंट्स को, तो आप लोगों का जो MS वर्ड का पेज है 100% पे जूम्ड इन हो। उसके अलावा जो आप लोगों ने प्लेगरिज्म से अवॉइड करना है, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना और किसी भी यूट्यूब की वीडियो के साथ, उसके अलावा किसी भी इंटरनेट की कोई भी यानी कि इंटरनेट के किसी भी कंटेंट के साथ आपका जो कंटेंट है असाइनमेंट का ये मैच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग ड्यू डेट के बाद ईमेल के थ्रू भी अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं जिसमें देखें कि आप लोगों ने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 आप लोगों ने यूज़ करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और जो कलर है असाइनमेंट्स का फ़ॉन्ट का वो आप लोगों ने ब्लैक यूज़ करना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यही कलर आप लोगों ने अपने फ़ॉन्ट में भी यूज़ करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखें तो ये ठीक है, द पर्पज़ ऑफ एन इंटरव्यू डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि जो इंटरव्यू का मकसद होता है, ठीक है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछने हैं जो कि इंटरव्यू पूछेगा और जो इंटरव्यू होगा वो इसके आंसर करेगा। ठीक है, तो जो इंटरव्यू का मेन मकसद होता है कि कोई भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू का जो मकसद होगा उसका जो इंटरव्यू का मकसद होगा वो मकसद इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि जो क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। क्या वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, क्या वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, क्या वो डायरेक्ट ओपन एंडेड होंगे, या फिर वो रीस्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। तो अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिएंगे, आपने बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हैंड आउट्स के अंदर लेसन नंबर 42 है और ये पेज नंबर आप लोगों का 191 बर्न है। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उसकी टाइप्स यहाँ पे मेंशन है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, उसके बाद डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और रीस्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर आप इस असाइनमेंट को खुद करना चाहते हैं, आप इन तमाम क्वेश्चन की जो टाइप्स हैं उनको समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए इस असाइनमेंट को करना ज़्यादा आसान होगा। मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल पहला है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट डू यू एक्सेल इन। अब यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी नहीं है, ये रीस्टेटमेंट का क्वेश्चन भी नहीं है, ये डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट ओपन एंडेड ये क्वेश्चन क्यों है, इसमें आप देखें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें डिटेल्स आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोग बात करते हैं। ठीक है, आप जो जवाब देंगे इंटरव्यूअर को वो ज़्यादा डिटेल में होगा, तो वो होगा ओपन एंडेड। लेकिन जो डायरेक्ट ओपन एंडेड होगा तो इसके अंदर भी जवाब जो होगा वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, मतलब कि येस नो में नहीं होगा। अगर येस नो में होगा या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया वो क्लोज एंडेड में आएगा। लेकिन जिसमें आंसर ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ डायरेक्ट भी होगा, तो वो होगा डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये बताना है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन ये बन रहा है। ठीक है, रीस्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, क्लोज एंडेड भी नहीं है क्योंकि इसका जवाब ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। उसके बाद ओपन एंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर है वो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होगा। हाँ, इसमें डिटेल होंगी तो इसलिए हमने इसको ओपन एंडेड कहा है और साथ हमने इसको डायरेक्ट कह दिया। तो पहले का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसमें देखें आर यू फीलिंग बेटर टुडे, कि क्या आप आज क्या मतलब कि अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आमतौर पर जवाब जो होता है यस और नो में और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो आंसर है कि अगर आप इसका यस कह देंगे, यस आई एम फीलिंग बेटर टुडे, या यस या नो में आप कह सकते हैं, तो ये जो है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 को। स्टेटमेंट नंबर 3 में देखें कि डिस्क्राइब लिखो। डिस्क्राइब से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करनी है। एक मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब करना है जो आंसर देने वाला है। ठीक है, उसने जो आंसर देना है तो वो काफ़ी डिटेल में होगा, उसने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने। तो यहाँ पे डिस्क्राइब को देखते हुए सिंपली आप लोग यहाँ पे इसको कह देंगे कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट ओपन एंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो जवाब होगा ज़्यादा डिटेल में होगा, तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जवाब बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा और रीस्टेटमेंट क्वेश्चन भी नहीं है।
उसके बाद जी स्टेटमेंट नंबर 4 है या क्वेश्चन नंबर 4 कह लें, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम यहाँ पे कहा गया, तो इसको भी डिस्क्राइब करना है, तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 को देखते हैं, ये 4 और 3 बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यू सैड यू डिसलाइक वर्किंग इन द एथनिक एनवायरनमेंट, इज़ डैट करेक्ट। अब यहाँ पे आपने थोड़ा फोकस करना है कि यहाँ पे देखें, यू सैड यू डिसलाइक वर्किंग इन एन एथनिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रीस्टेटमेंट क्वेश्चन है। रीस्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दोबारा उसने जो स्टेटमेंट है उसको मतलब कि दोबारा उसको बोलेगा और बोलने के साथ उसके रिप्लाई करेगा। जो इंटरव्यूअर है उसने कहा है कि यू सैड, आपने कहा है यू डिसलाइक वर्किंग, कि आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि आप काम करें एथनिक एनवायरनमेंट में, इज़ डैट करेक्ट, क्या ये बात ठीक है। अब वो अपनी बात को इस तरह एक्सप्लेन करेगा कि जी बिल्कुल मैं एथनिक एनवायरनमेंट में काम करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि, ठीक है। तो स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट जो मेन स्टेटमेंट थी उसको उसने रीस्टेट कर दिया, और रीस्टेट करते हुए वो अपना जवाब देगा। तो ओपन एंडेड नहीं है, डायरेक्ट ओपन एंडेड भी नहीं है, क्लोज एंडेड भी नहीं है, क्योंकि इसमें जवाब काफ़ी डिटेल में होगा। लेकिन रीस्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट को दोबारा रीस्टेट किया जाएगा। हैंडआउट्स में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें रीस्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे देखें, ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। यू सैड यू डिसलाइक कंपीटिंग ट्रैवल वाउचर्स, इज़ डैट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या ये ठीक है, तो मतलब कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको भी किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रीस्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अ फैसिबिलिटी रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होती है फैसिबिलिटी रिपोर्ट दैट असेसेस, जो कि असेस करती है पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू द बिजनेस प्रॉब्लम आर अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमाइंस विच ऑफ दीज आर वेरिएबल फॉर फर्दर एनालिसिस। और उसके बाद फैसिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो असेस करती है पोटेंशियल सॉल्यूशंस को, कि बिज़नेस के अंदर जो भी मसले मसाइल होते हैं या बिज़नेस के अंदर जो मौके होते हैं उन तमाम चीज़ों को डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स। तो आपको नीचे जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं उसके डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी हुई हैं। आपने बताना है कि इस स्टेटमेंट का ताल्लुक जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स के पार्ट्स हैं उसके किस पार्ट से इसका ताल्लुक है। तो इसका जो यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 27 है, इसके अंदर ये फैसिबिलिटी रिपोर्ट के नाम से टाइटल आप लोगों का लेसन है। इसके अंदर यहाँ पे देखें इसका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन इसका पहला पार्ट है, क्राइटेरिया इसका सेकंड पार्ट है, फिर मेथड है, फिर ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, उसके बाद एवेल्यूशन है, उसके बाद कंक्लूजन्स हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसका इनमें से जो यहाँ पे ए से लेकर जी तक पार्ट्स बताया गया है, इनमें से जो आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो स्टेटमेंट इसमें किसके अंडर आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सेकंड क्वेश्चन को अटैम्प्ट अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पहले लेक्चर नंबर 27 को अच्छे अंदाज में वॉच करें, इसको समझें इसमें किस टाइप की बात हो रही है, और उसके बाद आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान हो। तो अब यहाँ पे हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देखें ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, फैसिबिलिटी रिपोर्ट की रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी, इसको आप डिटेल में पढ़ें। और इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि ओपनिंग कास्ट की, और उसके बाद कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसकी ओपनिंग कास्ट, और उसके बाद जो उसकी ओपनिंग मतलब कि जो उसके बाद इन्वेस्टमेंट होती है उसकी यहाँ पे जिक्र है। तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले का जो पहला आपको यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसके नीचे आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख देना है। उसके बाद जी सेकंड स्टेटमेंट है, उसको आप देखें तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया इसमें इस तरह क्राइटेरिया मतलब कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, बजट कास्ट एस्टिमेटेड जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए होती है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें मार्केट आप लोगों को मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपकी शॉप कहाँ पे होगी, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करेंगे। एस्टिमेटेड कास्ट स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तमाम चीज़ें, या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, एक स्पेसिफिक मंथ होता है, उस टाइम तक आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका आंसर क्राइटेरिया है। उसके बाद जी थर्ड स्टेटमेंट है, इसका आंसर एवेल्यूएशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब कि पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसको एवेल्यूएट किया जाता है, उसमें जो मतलब कि एक्चुअल कास्ट होती है, उसके बाद जो एक कुछ टाइम के बाद जो अमाउंट होगा वो कहाँ पे पहुँचेगा, तो काफ़ी डिटेल में जो एवेल्यूएट किया जाता है कि जो हमारा बिज़नेस चल रहा है किस टाइप का चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हमें लॉस आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसको मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगे, तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कहाँ पे बताए जाते हैं, हमेशा एंड में बताए जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखें विच वेंट अबव द, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कास्ट का जिक्र है कि जो एक्चुअल कास्ट थी वो कितनी थी, और उसके बाद फिर आगे जाके वो प्रोजेक्टेड कंस्ट्रक्शन कास्ट से इंक्रीज़ हो गई है,
ठीक है, तो ये कंक्लूजन है कि आखिर में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर होगा रिकमेंडेशन। उसमें कुछ चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं कि आगे हमने क्या करना है, हमें मतलब कि जो चीज़ हमने ऊपर कर ली है वो ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, अगर हमें नुकसान हुआ है हमने आगे कौन सी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो आगे मज़ीद हमें नुकसान ना दे। और उसके बाद अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो फिर भी हमने आगे किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये रिकमेंडेशन आती हैं क्योंकि इसमें रेकमेंड किया जा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई, क्योंकि सिर्फ आपने इसके करेक्ट आंसर लिखने, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं करनी। और अगर आपको फिर भी कहीं से मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करना है, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।